क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा मार्केटिंग चैप्टर ना अब हम खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से 2 से 3 लेक्चर लगने चाहिए और मार्केटिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, इतना बड़ा चैप्टर है, तब भी मेरे को लगता है कि हम बिल्कुल टाइम लिमिट में ही इसको खत्म कर पा रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा टाइम हमने लिया नहीं है बेटा इस बार इसको करने में। अभी हम बेटा 3 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट मिक्स डन, प्राइस मिक्स डन, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स डन कर दिया बेटा लास्ट लेक्चर। अब बेटा लास्ट एलिमेंट पर जा रहे हैं। लास्ट एलिमेंट का नाम है प्रमोशन मिक्स। वैसे ये सबसे बड़ा एलिमेंट है पर इसके बारे में काफी सारी चर्चा मैं आज ही खत्म कर दूंगा। बेटा प्रमोशन मिक्स की चर्चा शुरू कर रहे हैं। प्रमोशन मिक्स क्या बताता है, क्या है इसकी डेफिनेशन? बेटा प्रमोशन मिक्स इज द सेट ऑफ वेरियस प्रमोशनल टूल दैट इज यूज्ड बाय अ फर्म टू इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट और टू परसुएड देम टू बाय इट। बेटा प्रमोशन मिक्स कहता है बहुत सारे प्रमोशनल टूल का हमें यूज करना है सिर्फ ये बताने के लिए कस्टमर को कि हमारा नया प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, और हम उनको परसुएड भी करेंगे कि वो बाय करें। देखो वैसे तो परसुएशन की स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा सेलिंग के पास है। सेलिंग के पास तो 2 ही स्ट्रेटजी थी बेटा, ठीक है ना। वो तो कहता था प्रमोशन एंड परसुएशन, बस सारा दिन बैठ कर ऐड करते रहो और परसुएड करते रहो। बेटा ये क्या करते हैं, मार्केटिंग क्या कहता है? मार्केटिंग कहता है हम अच्छा प्रोडक्ट तो बनाएंगे बनाएंगे, कस्टमर के डोर स्टेप पे भी देंगे, रीजनेबल प्राइस पे भी देंगे, और इन सब के बाद हम भी प्रमोशन करेंगे, थोड़ा सा परसुएशन हम भी करेंगे ताकि प्रोडक्ट बिके। तो बेटा हम बहुत सारे प्रमोशनल टूल का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए, कस्टमर को परसुएड करने के लिए। और ये कौन से प्रमोशनल टूल्स हैं बेटा? और वो 5 हैं, एक ना आता, 5 हैं। ठीक है जी। सबसे पहला टूल एड, एडवर्टाइजिंग। दूसरा बेटा पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग। तीसरा बेटा सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन। चौथा बेटा पब्लिसिटी, और पांचवा पब्लिक रिलेशन। हमने सभी टूल्स की बात करनी है। आज मैं 4 का इंट्रोडक्शन दे दूंगा, पब्लिक रिलेशन के ऊपर मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, वो बिल्कुल अलग रहता है। ठीक है जी, आज काफी सारा पोर्शन बाकी का मैं खत्म कर देता हूँ। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एड वर्सेस पब्लिसिटी। देखो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ, ऐड करने का तरीका खाली ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ टीवी से ऐड करो, बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं। पर मेरे कोर्स में जो ऐड है वो समझो टीवी ऐड ही है, बाकी कोई ऐड मेरे कोर्स में नहीं है। ठीक है जी। बेटा एड इज द पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन वाइल पब्लिसिटी इज द नॉन पेड ऑफ प्रमोशन। देखो जनरली हम लोगों को देखते हैं जहां बोलना होता है कि ऐड चल रहा है वहां बोल देते हैं पब्लिसिटी, जहां बोलना होता है पब्लिसिटी वहां बोल देते हैं ऐड, जबकि इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। और मेन अंतर यही है कि ऐड के लिए हमेशा पैसे खर्चे जाते हैं, ये पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, वाइल द पब्लिसिटी इज द नॉन पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ये बेटा पेड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दूसरी बात, दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों में क्या है बेटा? इम्पर्सनैलिटी है। इम्पर्सनैलिटी मतलब बेटा दोनों फेस टू फेस नहीं होती। मेरे कोर्स में जो ऐड है मैंने अभी बताया ना बेटा, वो टीवी ऐड है समझ लो। बेटा फेस टू फेस नहीं होती, वहां इम्पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। इम्पर्सनैलिटी मतलब अ मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग। बेटा जब दो लोग फेस टू फेस खड़े होकर आमने सामने बात करते हैं ना, तो इसे बोलते हैं डायलॉग क्रिएट हुआ। लेकिन एक ही आदमी बोल पाए और सामने वाला सब सुन पाए और कुछ ना कर पाए बेटा, इसे बोलते हैं मोनोलॉग इज क्रिएटेड। बिल्कुल वैसे जैसे टीवी में ऐड चल रहा है। बेटा एडवर्टाइजर ने ऐड करा दिया, ठीक है ना जी, आप सिर्फ देख सकते हो, कुछ रिएक्शन नहीं दे सकते, कोई फीडबैक नहीं दे सकते। तो अ मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग, डायलॉग तो क्रिएट हुआ ही नहीं। तो बेटा इसलिए बोल रहा हूं ऐड है, वहां पर भी इम्पर्सनैलिटी का फीचर है। इम्पर्सनैलिटी मतलब देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ठीक है जी। और पब्लिसिटी है, वहां पर भी इम्पर्सनैलिटी है। मेरे कोर्स में ये दोनों टीवी ऐड है और टीवी पब्लिसिटी है। बात समझ में आती है? पक्का से? बेटा और क्या फर्क है, मैं थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी थोड़े थोड़े डिफरेंस बोलता चला जाता हूँ। बेटा अगर मैं फर्क की बात करूं, डिफरेंस की बात करूं, तो ऐड देने वाला कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है, जबकि पब्लिसिटी भैया ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, इसको कराने वाला कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास। ठीक है ना जी। जैसे कि हम कभी कभी सुनते थे कौन बनेगा करोड़पति बाय कैडबरी, पुराने टाइम में तो यही था। अच्छा जियो का नाम ज्यादा आ गया केबीसी में। ठीक है या आईपीएल,
शोरूम में टाटा ने भी ऑर्गेनाइज करा है ना, आईपीएल बाय टाटा, आईपीएल बाय वीवो, आईपीएल बाय पेप्सी, सबने इन तीनों ने स्पॉन्सर किया हुआ है एक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, 2-2 3-3 साल सबने बांटे हुए हैं, है ना। तो बेटा ऐड करने वाला कोई ना कोई तो स्पॉन्सर होगा जिसने उसके लिए पे किया होगा, ठीक है, लेकिन पब्लिसिटी करने वाला कोई स्पॉन्सर नहीं होगा भैया, उसके लिए किसी ने पे नहीं किया, ठीक है जी। न्यूज चैनल वालों को लगा कि ये ब्रेकिंग न्यूज बन सकते हैं, उन्होंने उठाया और भैया दिखा दिया, ठीक है जी। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ विदाउट अ फर्दर डिले। मैं कहता हूँ सैमसंग ने ना एक प्रोडक्ट बनाया बेटा, जेड फोल्ड 6, एक फोन है बेटा, आपको पता ही होगा, जेड सीरीज फोल्ड 6, ठीक है जी। और इन्होंने क्या करा बेटा, टीवी ऐड करना शुरू कर दिया, ₹1,49,000 ऑनवर्ड्स ऐड कर रहे हैं, फीचर बता रहे हैं 5-7, तो उसके लिए अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं भैया, ये एडवर्टाइजिंग ही है क्योंकि इसके लिए पैसा खर्चा गया और स्पॉन्सर सैमसंग है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं बेटा कि जी बिजनेस पर, CNBC आवाज पर जो बिजनेस न्यूज चैनल है, वहां पर ना एक प्रोग्राम आता है बेटा वीकली, गैजेट गुरु करके, हर हफ्ते जितने गैजेट लॉन्च होते हैं बेटा वहां पर उसके बारे में बताया जाता है, उसकी मेरिट्स भी बताई जाती है, डीमेरिट्स भी बताई जाती है। बेटा देखो, अगर कोई स्पॉन्सर है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई गलत बात बताएगा, लिमिटेशन बताएगा उसकी, कि एक बार अगर इसका ज्यादा तरीके से फोल्ड ना किया गया तो पत्ता फट जाएगा, इसका सीधा खर्चा 50,000 रुपए, बताएंगे ये सैमसंग वाले इस बात को, जो ऐड कर रहा है? कभी भी नहीं बताएगा, वो तो अपने प्रोडक्ट की तारीफ पे बताएगा। लेकिन बेटा पब्लिसिटी करने वाला एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक न्यूज चैनल ने पब्लिसिटी कर रही है उसकी, न्यूज चैनल ने क्या करा, जेड फोल्ड 6 के बारे में बताया तो सब कुछ बता दिया, उसके फीचर्स भी बता दिए, मेरिट्स भी बता दिए, लिमिटेशन भी बता दी, ठीक है जी। बेटा अब एक बात समझो, ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये तो सिर्फ एडवांटेज बता के काम नहीं चला सकता, ये तो सब कुछ ही गाएगा, और इसने बेटा प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ गा दिया, ठीक है। बाबू पब्लिक का ट्रस्ट ज्यादा किस पे होना चाहिए, ऐड पे होना चाहिए, पब्लिसिटी? क्रेडिबिलिटी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली पब्लिसिटी की, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट पर्सन कर रहा है, उसने सब कुछ गाना है, ठीक है जी। जिसने पैसे खर्चने हैं वो तो भैया सब कुछ नहीं गाएगा। वैसे एक बड़ी फेमस स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है जी, अब दोबारा प्रेसिडेंट बन रहे हैं यूएसए के, तो मुझे याद आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। और वो उन्होंने किसी टाइम पर फर्स्ट टेन्योर में एक बात बोली थी, उन्हें ना बड़ी बुरी तरीके से ट्रोल किया गया था जब वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, ठीक है ना, नशेड़ी है, दारूबाज है, ऐसे करके बहुत ट्रोल किया गया अमेरिका में, ट्विटर पे बहुत ट्रोल थे, ठीक है। वो हमेशा एक बात बोलते थे, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी वेदर इट इज फेवरेबल और इट इज एडवर्स। पब्लिसिटी पब्लिसिटी होती है, कितनी बुरी कर लो कितनी अच्छी कर लो। और वो करते करते इतना फेमस हो गए कि इलेक्शन जीत गए, मतलब मुझे याद आती है उनकी ये बात, ठीक है जी। भैया फेमस कर रखा उनको, फिर जीत गया इलेक्शन भाई, वही नशेड़ी जीत गया जिसको तुम नशेड़ी नशेड़ी करते रहते थे, दोबारा जीत गया इलेक्शन, कर लो क्या करते हो। समझ में आती है जी बात? चलो खैर, इधर देखना चाहिए मेरी तरफ। अच्छा एक बात बताओ, मास रीच, मास रीच, इन दोनों की मेरिट है या नहीं है? दोनों की मेरिट है क्या नहीं? मास रीच का मतलब समझते हैं, बहुत 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 बड़ी रीच। बेटा मुझे नहीं लगता कि आप पर्सनल सेलिंग से इतने लोगों तक कभी जिंदगी में भी पहुंच सकते हो। पर्सनल सेलिंग क्या होता है बेटा? पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर सेलिंग, डोर टू डोर सेलिंग। मैं ना दुनिया में अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं कि एड बहुत महंगा है, यकीन मानना इससे सस्ती कोई चीज मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी। क्यों मैं ये बात बोलता हूँ बेटा? मैं कहता हूँ अगर आपने एक बहुत अच्छे खासे नेशनल लेवल चैनल पर ऐड किया, ठीक है जी, और 5 करोड़ खर्च किए, लेट्स सपोज की बात करते हैं, एबीपी न्यूज पर आपने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कराया, 5 करोड़ रुपए उन्होंने लिए, ठीक है बेटा। पता है एबीपी न्यूज कितने लोग देखते हैं एक दिन में? मैंने एक टाइम पर आपको स्टार्ट बताया था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो पीक कॉन्करेंट वेयर उन्होंने बताया था 15 करोड़ थे, 15 करोड़ लोग पीक कॉन्करेंट व्यूअर उनके, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम 15 करोड़ लोग देख रहे थे, ऐसा उनका अंदाजा है। अभी भी आप जियो सिनेमा पर देखो बेटा, ठीक है, हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, हमें लाइव व्यूअर दिखाते हैं ना, 8-8 करोड़ 9-9 करोड़ दिखा देते हैं। यार 8-9 करोड़ देख रहे हैं लोग, अगर आपने एक ऐड कर दिया जिसमें आपने 4-5 करोड़ खर्च दिए, अब ये तो देखो एक पर्सन तक पहुंचने की कॉस्ट 1 रुपया भी नहीं आ रही है आपको। या मैं अगर उसी स्टैट्स पर रहा हूं जो मैं डीमोनेटाइजेशन वाला बोल रहा हूं, मतलब 5 करोड़ में 15 करोड़ लोगों तक पहुंच गए, यानी कि आपने पैसे कितने खर्चे एक वेयर तक पहुंचने के लिए? 33 पैसे। मुझे बताओ इससे सस्ती चीज, मैं जानना चाहता हूं, मैं कम ज्ञानी हूं, मुझसे बताओ।
मेरे को ज्ञान की जरूरत है। 33 पैसे में एक बंदे तक पहुंच गए, है इससे सस्ती कोई चीज? मैंने भी एक फेसबुक ऐड चलाया अभी लेटेस्ट में, ठीक है, मेटा ऐड, मतलब फेसबुक का नाम हो गया। उसकी रीच आई ऐड की लगभग 1,86,000 लोग। कितने रुपए में? 700 रुपए में। 700 रुपए में 1,86,000 लोगों तक पहुंच गए भाई। 20-22 पैसे कॉस्ट आ रही है एक बंदे तक पहुंचने की। यार इससे सस्ती कोई चीज हो सकती है? हो नहीं सकती बेटा। और दोनों की रीच इतनी मास है, ये मैं इसी बात से बता सकता हूं कि 15 करोड़ लोगों तक उस टाइम पर आपका ऐड पहुंच रहा था। आज अगर आप जियो सिनेमा पे ऐड करते हो बेटा एक लाइव क्रिकेट मैच में जो इंडिया का होने जा रहा है, आपको क्या लगता है किसी भी हाल में आप कोई 10-12 करोड़ लोगों से कम पहुंचोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। और वर्ल्ड कप में ऐड कर रहे हो तो मुझे लगता है भैया 20-25 करोड़ लोगों तक ना पहुंचो, और उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, है ना? मानते हो ना कितनी जल्दी आपका प्रोडक्ट पॉपुलर हो सकता है? तो बहुत बड़ी रीच है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? मैं जितनी बात बोल रहा हूँ सब समझ में आ रहा है? ठीक है जी। लेकिन बेटा ध्यान रख लेना, पब्लिसिटी से ना सिर्फ लिमिटेड इन्फो पास ऑन हो सकती है, सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन। देखो बेटा, ये जो पर्सन आपकी पब्लिसिटी कर रहा है ये आपके कंट्रोल में तो है नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसको आप जानते नहीं, जिसको आपने पे नहीं किया। वो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देगा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो उसको लगता है कि ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। वो तो अपने सब कुछ अपने चैनल के लिए कर रहा है, आपके प्रोडक्ट के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो वो सिर्फ लिमिटेड इन्फो देगा, और ऐसा भी हो सकता है बेटा आपकी इमेज पूरी धुम्मल कर दे, उठाकर खराबी कर दे बेटा, डिस्टॉर्ट कर दे आपकी इमेज को। ठीक है ना जी? एडवर्टाइजिंग से हम ये सब चीजें मैनेज कर लेते हैं। ठीक है ना? हमें प्रोडक्ट के बारे में कैसा बोलना है, कितना अच्छा बोलना है, कितनी देर बोलना है, कितने फीचर्स बताने हैं, सब कुछ हम मैनेज कर लेते हैं। ये चीजें मैनेज नहीं हो सकती। ठीक है जी। वैसे तो आज की तारीख में भैया मीडिया के ऊपर भी इतने क्वेश्चन उठ जाते हैं कि ये कहना भी मुश्किल है कि ये चीज इंडिपेंडेंट ही है या इसके लिए भी पे किया गया है। क्योंकि हम आज की तारीख में देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल है बेटा, प्रोडक्ट आता नहीं उसके बारे में पहले ही शुरू हो जाते हैं, डेमो होते हैं उनके पास, ठीक है ना? कभी बैटरी का टेस्ट करके दिखा रहे हैं, कभी भाई फॉल्ट टेस्ट करके दिखा रहे हैं, इतनी ऊपर से फेंक रहे हैं, वो सब करके दिखाते हैं। ठीक है? और 99% लोगों को पता ही होगा कि इसके लिए उनको पे तो किया ही जाता होगा। तो ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो गया भैया कि इनके ऊपर भी ट्रस्ट करे कि ना करे। समझ में आती है? पेपर में बेटा मैंने कभी आपको कहा था कुछ भी छोड़ के जाने का मन करे ना, एक टॉपिक छोड़ के जा सकते हो ये। ठीक है? मैंने पिछले 10 साल में इसका कोई क्वेश्चन नहीं देखा, कोई भी। ठीक है? अगर कभी कुछ छोड़, वैसे आधे पेज का है टॉपिक, छोड़ के जाना तो चॉइस इज योर। ठीक है? 140 पेज करोगे तो आधा पेज छोड़ के जाना तो क्या है, वो भी कर ही लेना बेटा। एडवर्टाइजिंग को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ, मैं पब्लिसिटी पढ़ने का टाइम नहीं दे रहा, पढ़ लेना कल ले लेना, प्रॉब्लम मैंने वैसे सारा ज्ञान दे दिया उससे रिलेटेड। तो वो एड को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एड के 3 फीचर दिखाई दे रहे होंगे आपको, पेड फॉर्म, इम्पर्सनैलिटी और आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तीनों की मैंने बात करी। पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, मोनोलॉग इज क्रिएटेड नॉट अ डायलॉग, स्पॉन्सर होता है कोई ना कोई ऐड देने वाला। आगे बढ़ जाओ बेटा। उसके बाद मेरिट्स होंगी, उसके बाद डीमेरिट्स होंगी, उसके बाद ऑब्जेक्शंस होंगे। ऑब्जेक्शंस की जगह ऑब्जेक्टिव लिखा गया था। ठीक है? ये ऑब्जेक्शंस है, मैंने पिछली बार कराए थे बेटा, मैं बता देता हूँ, अभी भी ये सिलेबस में नहीं आए तो इस बार मैं नहीं करा रहा, काट दो। ठीक है जी? ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग कोर्स का पार्ट नहीं है, काट दो। ठीक है? अब बेटा लिमिटेशंस पहले और मेरिट्स बाद में। पहले चर्चा लिमिटेशंस की करते हैं। मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, सब प्यारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे हैं। बाबू पहली लिमिटेशन लिखी गई होगी शायद लेस फोर्सफुल। बेटा एड आज की तारीख में फोर्सफुल नहीं रह गए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि एड फोर्सफुल नहीं है? बेटा पेइंग अटेंशन टू द एडवर्टाइजिंग इज नॉट कंपलसरी। आपको कोई बिठा तो लेगा नहीं कि नहीं भाई ऐड को देख। बेटा जो लिमिटेशन मैं बोलता जाऊंगा ना, साथ साथ ध्यान रखना, वो पर्सनल सेलिंग की मेरिट्स होती जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है लेस फोर्सफुल, एड को अटेंशन देना जरूरी नहीं है। और मैंने पिछली बार भी ये एग्जांपल दिया था बेटा, अगर मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, ठीक है, 5 बॉल होते होते ही मेरे रिमोट हाथ में आ जाता है। ठीक है ना? मुझे पता, छठी बॉल डालते क्या करूंगा, मैं बैक का बटन दबाऊंगा,
दूसरा कोई ना कोई मेरा फेवरेट चैनल लग रखा होगा, बस मैं ऐसे ही देखता रहता हूँ पलट पलट के, ठीक है ना। तो हम अटेंशन देते ही नहीं बेटा एड को, तो इतना वो फोर्सफुल नहीं रहेगा, ये उसकी पहली लिमिटेशन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड वन, लैक ऑफ फीडबैक। बेटा एड में फीडबैक दिया जा सकता है किसी भी तरीके से। मेरे कोर्स में जो ऐड है बस उसके बारे में सोचो, मोनोलॉग के बारे में, ठीक है ना, टीवी ऐड के बारे में। भैया मैं कहाँ से दूंगा फीडबैक और किसको दूंगा? मुझे देख के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे अगर अच्छा भी फीडबैक देना तो मैं नहीं दे सकता, और मुझे देख के प्रोडक्ट वैसे ही खराब लग रहा है और मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कुछ चेंजेस, तो मैं वो भी नहीं सजेस्ट कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि मोनोलॉग क्रिएट होता है, डायलॉग क्रिएट नहीं होता। अच्छा, ये जो दोनों मैंने लिमिटेशन बोली, ये मेरिट्स है क्या नहीं है पर्सनल सेलिंग की? वो कहते हैं पेइंग, ये कहता है पेइंग अटेंशन टू द एडवर्टाइजिंग इज नॉट कंपलसरी। बेटा वहां तो अटेंशन देनी पड़ती है जबरदस्ती, ठीक है, चाहे देने का मन ना हो, अटेंशन सीकर्स होते हैं बेटा, उन्हें तो अटेंशन छीन लेनी आती है आपकी, है ना। ये बात अलग है कि भैया अगर आपने घर से बाहर पहले ही झांक के देख लिया कि अच्छा डोर टू डोर सेलिंग के लिए घर गली में लोग आए हुए हैं, और आपने कुंडी मार ली और उनके 50 बार खड़काने पर भी आपने नहीं खोला, वो तो बात अलग है। लेकिन एक बार बेटा अगर दरवाजा खुल गया और आप सामने खड़े हो गए, बस फिर वो अटेंशन कैसे लेते हैं वो तो पता ही है आपको। तो भैया ये आज भी फोर्सफुल है, पर्सनल से नहीं। दूसरी बात, रही बात फीडबैक की, बेटा आज की तारीख में कोई भी कंपनी है, अगर बेटा कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए गली गली लोग भेज रहे हैं, घर घर लोग भेज रहे हैं, तो साथ में फीडबैक फॉर्म भी भेज रहे हैं। आपको वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी आपका रिस्पॉन्स है, उन्हें कहते हैं फीडबैक फॉर्म में सर 5 क्वेश्चन है, बस आपको टिक ही करना है, अपना नाम भरो, अपने साइन करो, अपना फोन नंबर लिखो, ये 5 ही क्वेश्चन है सर, बस टिक कर दो। तो कहीं ना कहीं बेटा वो फीडबैक आपका जरूर लिखे जाएंगे, प्रोडक्ट अच्छा लगे बुरा लगे खराब लगे कैसे लगे, ठीक है जी। थर्ड वन इज इनफ्लेक्सिबल। बेटा एड इन इज अ इनफ्लेक्सिबल वन। एड में बेटा कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर। एड स्टैंडर्डाइज वन बनते हैं। आप खुद सोचो एडवर्टाइजर के एंगल से, मान लो बेटा आपको आपके प्रोडक्ट का ऐड करना है और आप कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, बेटा जब टीवी ऐड करोगे आपको पता है उसको किसने देखना है? हाई जेंडरी ने देखना है, मीडियोकर ग्रुप ने देखना है, लो इनकम ग्रुप ने देखना है, पता है क्या? कुछ नहीं पता। आप क्या करते हो बेटा, एक स्टैंडर्डाइज ऐड बनाते हो, ये बेटा कस्टमर के हिसाब से बदला नहीं जा सकता। मैं कहता हूं बेटा आप अपनी कंपनी, मान लो आप एक कार प्रोड्यूसर हो, ठीक है ठीक है, आपने कार प्रोड्यूस करी, हमेशा देख लेना, ये बिल्कुल फिक्स बात बोल रहा हूँ, कोई भी एडवर्टाइजर है बेटा क्या करता है, अपनी कार का हमेशा टॉप मॉडल दिखाता है हमेशा, लेकिन जब प्राइस बताता है तो सबसे लो मॉडल के प्राइस बताता है। क्या बोलते हैं बेटा, ₹16 लाख एंड ऑनवर्ड्स। मतलब क्या है, बेस मॉडल यहां से शुरू है और उससे आगे बढ़ेंगे हम, उससे आगे आगे है हमारे मॉडल, दिखाएंगे टॉप मॉडल, सारे फीचर टॉप मॉडल के बताएंगे ऐड में, लेकिन प्राइस सबसे सस्ता बताएंगे बेटा। यही करती है ना कंपनीज। बेटा अगर हाई जेंडरी देख रही है उसको और आपने यहां से प्राइस कोट करना शुरू करा है, आप बताओ बेटा आप कभी टारगेट कर रहे हो उनको? वो 16 लाख का बजट बना के पहुंच जाएंगे आपके शोरूम, किसी टीवी में तो आ रहा था 16 लाख, चाहे उनका बजट 25 लाख खर्चने का हो, क्योंकि आपने 16 लाख दिखा दिया तो वो 16 लाख जमा करके जब उनका लगे कि जमा हो गया चलो जी पहुंच जाएंगे। तो बेटा आप ऐसे लोगों को जनरली टारगेट ही नहीं कर पाते हो कभी, ठीक है ना। यही बेटा मैं अगर बात करूं रेस्टोरेंट बिजनेस में भी है, कोई कंपनी पिज्जा बेच रही है, कोई कंपनी बर्गर बेच रही है, अपने सस्ते सबसे सस्ते पिज्जा और बर्गर से शुरू हो जाते हैं। बर्गर किंग ने ऐड कर रखा है हमारे यहाँ पर अनुपम वाले के आसपास, ठीक है ना, बर्गर का नाम भूल गया, ठीक है, पता नहीं कौन सा वेज बर्गर है, क्या लिखते हैं, चलो खैर मैं भूल गया, 79 में 2, ठीक है, और नॉन वेज का भी है पता नहीं सर 99 में 2, ठीक है, ऐसा ऐड कर रखा है। भैया अगर आप हाई जेंडरी को टारगेट ही नहीं कर रहे हो तो पहुंचेंगे भी कैसे आपके पास? और आपको ही पता होना चाहिए आपके कस्टमर कौन है, मतलब ये मेरा तो समझाना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, पर भैया वो खुद ही नहीं समझ पा रहे बर्गर किंग का कस्टमर कौन है, आपको भी पता होना चाहिए, और टारगेट किसको कर रहे हैं ये नहीं उनको पता आज तक। बेटा एड फ्लेक्सिबल नहीं होते, एड को थोड़ी पता किसने देख लेना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, कभी लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर जाते हैं, करना होता है हाई इनकम ग्रुप को, या कभी हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर जाते हैं, कभी करना होता है लो इनकम ग्रुप को। लेकिन बेटा
ऐसी लिमिटेशन पर्सनल सेलिंग में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बेटा सेल्समैन को तो स्क्रिप्ट रटवा के भेजी होती है, हमें लगता तो होता है कि बहुत बढ़िया तेरे स्पीकिंग स्किल्स हैं भाई, बहुत बढ़िया बोलता है तू तो, या कुछ नहीं, रोज बोलता है वो यही लाइनें 400 कस्टमर के सामने, ठीक है जी। स्क्रिप्ट रटवा रखी है और उसको हम इतना सिखाते हैं कि भैया जिस घर तू जाएगा, ठीक है, जिस गली तू जाएगा, वहां पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जज करने की कोशिश कर कि वो क्या लेवल रखते हैं। घर में देख कितनी कार है, घर में देख एसी फैसिलिटी है कि नहीं है, घर में देख व्हीकल्स कितने हैं, मोबाइल फोन लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, उससे तुझे खुद पता लग जाएगा कौन सी एंट्री है ये, और उसी हिसाब से प्रोडक्ट दिखा। पर्सनल सेलिंग एफर्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, वो बदल जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। अगर सामने वाले को लग गया अच्छा ये हाई एंट्री है, 5 लोग हैं सबके हाथ में आईफोन, अच्छा 2 कारें खड़ी हैं घर के अंदर 7 सीटर, बस ठीक है जी, वो क्या करेगा, आपको कभी कंपनी के छोटे प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान ही नहीं देगा, कंपनी के बड़े बड़े प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान देगा और कोशिश करेगा बेटा वो महंगा प्रोडक्ट आपको देकर जाए। तो पर्सनल सेलिंग एफर्ट इस सेंस में बेटा एड से थोड़ी ज्यादा अच्छी है कि वहां फ्लेक्सिबिलिटी है, अपने अपने सेल्स एफर्ट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर। बात समझ में आती है, ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज लो इफेक्टिवनेस। बेटा लेस फोर्सफुल और लो इफेक्टिवनेस में फर्क है, ये फर्क समझ लेना। लेस फोर्सफुल क्या कहता था, पेइंग अटेंशन टू द एडवर्टाइजिंग इज नॉट कंपलसरी, इसलिए वो फोर्सफुल नहीं रह गए हैं। मैंने एग्जांपल दिया बेटा, क्रिकेट मैच देख रहे हो, 5 बॉल के हाथ बाद रिमोट अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ में होता है, चैनल बदल देंगे, ऐड आती है। बेटा लो इफेक्टिवनेस ये कहता है कि आज की तारीख में नंबर ऑफ एड्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि बहुत सारे एड तो नोटिस में नहीं आते। बेटा आज की तारीख में ना हर छोटी कंपनी को लगता है हमें अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर देना चाहिए, क्योंकि एड के अंदर इतनी सारी मेरिट्स हैं कि हमें उसकी लिमिटेशन दिखती नहीं है। हर छोटी कंपनी भी ऐड करने में लग रही है, टीवी ऐड करने में। वो जब हम इस चीज के पीछे भाग रहे हैं, अब नंबर ऑफ ऐड इतने हो चुके हैं कि भैया बहुत सारे ऐड नोटिस में नहीं आते, और दूसरी वजह हम भी हैं उसकी, ये जो हमारी है ना, ये जो जेन ज़ी है, ये भैया टीवी देखती कहाँ है, इसके पास समय नहीं है, वो बात अलग, खाली नहीं है और समय भी नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन है बेटा आज की तारीख में 17-18 साल के बच्चों पूछो तो भैया बहुत काम है, बहुत काम है, ठीक है जी। और मतलब खाली भी बहुत ज्यादा है, स्कूल ये नहीं जा रहे, ट्यूशन 2-2.5 घंटे की, होमवर्क इनका कभी पूरा नहीं, सारा दिन खाली हैं और व्यस्त भी हैं, टीवी देख ही नहीं रहे, मोबाइलों ने ऐसी कर दी है पूरी। इसलिए ज्यादातर कंपनियों को मुझे लगता है भैया शिफ्ट हो जाना चाहिए, और आप देख रहे हो बेटा यूट्यूब एड्स, ठीक है ना, या कोई भी आज की तारीख में पुश एड हर हर एक ओटीटी पर है। हम कोई भी ओटीटी ऑन करते हैं पहले पुश ऐड देखते हैं, और वो बार बार हमें कहते हैं जी सब्सक्रिप्शन ले लो, पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, एड फ्री सब्सक्रिप्शन ले लो, कर रहे हैं ना, यही सब कर रहे हैं ना बेटा। तो अब वो नंबर ऑफ एड्स बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से एड की इफेक्टिवनेस कम होती चली जा रही है, ये बात है, समझ आती है जी बात। बढ़ाएं बात को आगे, अब वो मेरिट्स पर आ जाओ फटाफट से, पर मेरिट्स पर आ जाओ फटाफट से। पहली मेरिट मैं पढ़ा चुका हूं, मास रीच, कुछ बताने की जरूरत है। लास्ट वन पढ़ना, इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है। भैया सस्ता पड़ने वाली बात आप बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हो, एक तरीका जो बेस्ट है वो मैं बता देता हूँ। मैंने पिछली बार ऑब्जेक्शंस टू एडवर्टाइजिंग में ये बताया था, तो बेटा पिछली बार मैंने इकोनॉमी वाली हेडिंग नहीं पढ़ाई, मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्शंस में जो एड टू कॉस्ट का बेटा सेकंड पैराग्राफ है वो कट कॉपी पे चिपका देना। अभी मैं याद करा देता हूँ आपको क्या था ये, 1 मिनट सामने देखना। बेटा एड का पर्पस क्या होता है, एड का पर्पस होता है डिमांड क्रिएट करना। ज्यादा डिमांड आएगी तो बेटा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा डिमांड आएगी तो बेटा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। सर सबने सुना है मुझसे ये वर्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? जब भी मैं किसी चीज का मास प्रोडक्शन करता हूं बेटा, पर यूनिट कॉस्ट लो आने लगती है। मैंने शायद आपके बैच में एक एग्जांपल दिया था बेटा कि अगर ये कह दिया जाए ना Hyundai को कि सिर्फ एक कार प्रोड्यूस कर दो, सिर्फ एक कार प्रोड्यूस कर दो,
क्रेटा सिर्फ एक प्रोड्यूस करो, उस एक को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 5 करोड़ से भी ज्यादा होती है, क्योंकि बेटा जिस इंजीनियर ने डिजाइन दिया वो कहता है लाओ जी 5 करोड़ तो पहले मेरे ही दे दो, मैंने डिजाइन दिया। और मैं ये कहूँ बेटा उस 5 करोड़ को खर्च करके आज की तारीख में आप 50,000 क्रेटा बेच चुके हो, तो भैया पर गाड़ी पे डिजाइनिंग कॉस्ट क्या है? सिर्फ 1,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए एक गाड़ी में डिजाइनिंग की कॉस्ट। तो बेटा ये फर्क पड़ जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेंगी, चाहे आप 1 यूनिट बना लो, चाहे आप 1 लाख बना लो, चाहे 50,000 बना दो, डिजाइनिंग कॉस्ट फिक्स है 5 करोड़। अगर मैंने 1 यूनिट बनाई तब भी 5 करोड़ है, और अगर मैंने बेटा 50,000 यूनिट बेची तब भी बेटा 5 करोड़ ही है। तो बेटा जब भी मैं किसी चीज का मैसिव स्केल पे प्रोडक्शन करूंगा पर यूनिट कॉस्ट लो आने लगती है, इससे बोलते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब बेटा वो ये कह रहा है, कहता है ऐड कहां से महंगा पड़ता है, ऐड तो हमेशा सस्ता पड़ता है। ऐड का पर्पस ही क्या है? डिमांड क्रिएट करना। भैया एक बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस ऐड कर दे, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है कि बेटा प्रोडक्ट पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। आज की तारीख में बता देता हूँ, मेरे को बहुत तगड़े लगती है ये चीज, सोनू सूद। भैया जिस चीज का ऐड कर देता है ना भाई, गांव के लोग तो बहुत दीवाने हैं उनके, और यार होना भी चाहिए यार, वो रियल हीरो है ना, कितना मदद करता है लोगों की, आपने देखा है। सेम चीज अक्षय कुमार को देख लो, शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, आप देखते हो, ठीक है, और गलती से विराट कोहली तो कर ही ना दे कुछ, भैया आग वैसे ही लग जाएगी बेटा। तो बाबू अगर आप ऐड कर रहे हो तो बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट होती है, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा कंपनी प्रोडक्शन करेगी, और जितना ज्यादा कंपनी प्रोडक्शन करेगी पर यूनिट कॉस्ट लो आएगी, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा। तो ऐड कभी से कहीं तक महंगा पड़ेगा ही, सस्ता ही पड़ेगा। अच्छा यही चीज अगर आप ऐड ना करो तो बेटा हमेशा आपको प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ेगा, डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी, कभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा नहीं उठा पाओगे, ऐड सस्ता ही पड़ता है। समझ में आया इकोनॉमी का मतलब? बेटा इकोनॉमी से ऊपर वाली हेडिंग है एक्सप्रेसिवनेस, यही है ना हेडिंग बेटा, एक्सप्रेसिवनेस मतलब कहते हैं ऐड आज की तारीख में बड़े एक्सप्रेसिव हो गए हैं। कोई भी हिडन क्वालिटी होती है ना प्रोडक्ट की, वो भी बता देते हैं, क्योंकि आप आज की तारीख में देखते हो बेटा ऐड में ना ग्राफिक डिजाइनिंग का यूज बहुत बढ़ता चला रहा है, एनिमेशन का यूज बहुत बढ़ता जा रहा है, 3D का रोल बहुत बढ़ता चला जा रहा है, ये सब मतलब कितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी बदली, आपने देखा तो है। तो बेटा इतनी सारी चीजें बदल जाने की वजह से क्या होता है, देखो पुराने टाइम में बेटा 3D नहीं था। अगर मैं कहूँ बेटा आज की तारीख में आपको एक प्रोडक्ट शो करना है और 3D शो करना है, ठीक है जी, वो फ्रंट से कैसा दिखता है, साइड से कैसा दिखता है, बैक से कैसा दिखता है, कितना आसान है। जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो मैं भी किसी आर्किटेक्ट पे था, तो उसने मुझे पूरा रूम दिखा दिया कि ये रूम ऐसा दिखेगा, पूरा 3D व्यू। मैंने कहा जी सीलिंग कैसे दिखेगी? अच्छा जी सीलिंग देखनी है, लो ये व्यू दिखा दिया, सीलिंग कैसे दिखेगी, कैसे रोशनी पड़ेगी। मैं हैरान था यार, क्योंकि मैंने अपने हाथ से तो कंस्ट्रक्शन पहली बार ही करी है, मेरे को तो जो कंस्ट्रक्शन मेरे घर की हुई है या किसी भी चीज की मेरे फादर ने करी थी, उन्होंने कभी आर्किटेक्ट की हेल्प भी नहीं ली, उस जमाने में होते भी नहीं थे। तो भैया आज की तारीख में एडमिन चीजों का रोल कितना बढ़ चुका है, 3D का रोल, एनिमेशन का रोल, ग्राफिक का रोल। बेटा इस 3D व्यू के चक्कर में क्या होता है, कोई अगर हिडन क्वालिटी भी है प्रोडक्ट के अंदर, आप वो भी दिखा पाते हो जो नॉर्मली नहीं दिखा पाते थे, है ना। एड बहुत एक्सप्रेसिव हो गए। रही बात बेटा सेकंड हेडिंग की, सेकंड हेडिंग क्या बोलती है, एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। बेटा एड की वजह से ना बहुत सारे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो अगर मैं नए कस्टमर की बात करूं, आप एक लेमैन हो, एक आम आदमी हो, आपने एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, आपको क्या लगता है बेटा, आपको तो लगता है अच्छा कंपनी टीवी ऐड कर रही, बहुत बड़ी कंपनी यार, 5 करोड़ का ऐड है, कौन कर लेगा, छोटी मोटी कंपनी थोड़ी कर पाएगी। वो बात अलग है बेटा, जो पढ़े लिखे हैं वो इस चीज को समझते हैं अच्छे से कि कभी भी बेटा ऐड की कॉस्ट कंपनी अपनी जेब से नहीं देती, ये कस्टमर से ही चार्ज की जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऑब्जेक्शन में था, मैंने इस बार नहीं बताया, लेकिन ये याद तो होगा ना, ऐड की कॉस्ट कोई कंपनी थोड़ी देती है बेटा, ये तो कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। अब आप ये बात समझने की कोशिश करो, लेमैन को क्या लगता है, लेमैन को तो लगता है यार बढ़िया कंपनी होगी तब इतना खर्च पा रही है, वरना छोटी मोटी कंपनी के तो बस का नहीं होता 5 करोड़ खर्च। तो बेटा कहीं ना कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये कंपनी अच्छी है तभी ऐड कर पा रही है। और बेटा अगर मैं काम बात करूं एग्जिस्टिंग कस्टमर की, बेटा वो ऐड का और बढ़िया तरीके से वेलकम करते हैं और रीअश्योर्ड हो जाते हैं अबाउट देयर डिसीजन। मैं कहूं बेटा आज आपने आईफोन 16 प्रो खरीदा और 3 महीने बाद भी बेटा आईफोन 16 प्रो का ऐड कर रहा है एप्पल,
जब आप टीवी एड देखते हो क्या फील करते हो बेटा? ये ना कस्टमर की मेंटल टेंडेंसी है बेटा, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है। वी टेंड टू एसोसिएट विद दैट। वो हम अपने आप को ना ऐड के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएटेड कर लेते हैं। हमें क्या लगता है बेटा, भैया कंपनी आज तक ऐड करी, यानी कि प्रोडक्ट तो अच्छा बिक ही रहा है इनका, यानी कि मेरा डिसीजन जो था इसको खरीदने का वो सही था। या मैं यही बात करूं बेटा, आप कोई कार खरीद कर लाए, लेट्स सपोज Hyundai की एक कार आई थी वेन्यू, आपने वेन्यू खरीदी और 6 महीने बाद भी आप ऐड देख रहे हो, आपको लगता है भैया बढ़िया बिक रही है, कंपनी ऐड कर रही है। या आपने टीवीएस आई क्यूब खरीद लिया और आप आई क्यूब का ऐड देख रहे हो अभी 1 साल बाद भी, और आपको खरीदे हुए 1 साल हो गए, आपको लगता है भैया बढ़िया चल रही है कंपनी, अभी भी ऐड आ रहा है। तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को ऐड के साथ एसोसिएट करते हैं, चाहे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो चाहे हम न्यू कस्टमर हो, हमारा कॉन्फिडेंस ऐड को देखकर बढ़ता ही बढ़ता है। समझ में आती है बात? ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।